यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो बीपीएससी का यहाँ पर टेस्ट सीरीज है 71 का केजीएस का, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेंटरशिप इसका टेस्ट था, साइंस का जो मेंटरशिप टेस्ट है ना, ओनली यहाँ पर साइंस के जो मेंटरशिप टेस्ट चला गए थे, मतलब जैसे टेस्ट नंबर यहाँ पर कोई और था, लेकिन यहाँ पर मेंटरशिप यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा ऐसा करके साइंस के आंसर, ठीक है। तो साइंस का यहाँ पे दूसरा टेस्ट है, ये पहला पार्ट इसका देख चुका हूँ मैं, दिखा चुका हूँ आपको। इसमें से आपके 75 करीब क्वेश्चन यहाँ से पूरे हो चुके थे, ठीक है। पार्ट 2 नंबर यहाँ से डिस्कस करेंगे, वहाँ से जितना जो बचे क्वेश्चन थे वो आपके 150 तक पूरे कवर करेंगे यहाँ से, राइट। उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे मेंटरशिप का जो बचा हुआ टेस्ट और भी है, टेस्ट नंबर 3 साइंस का, वो भी स्टार्ट करेंगे, राइट। और उसके बाद जो भी जो 14 नंबर बचा था पार्ट 2 वो भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। यहाँ से 77 से देखते हैं, 76 तक यहाँ से हो गए थे, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ से 77 का क्वेश्चन है, पहला स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला है कार्बन नैनो ट्यूब्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही होगा इसके बारे में, ठीक है। तो देखो यहाँ देखते हैं, पहला ये असाधारण विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं, राइट। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कार्बन नैनो ट्यूब्स जो होते हैं ये बेलनाकार संरचना होती है, जिनमें यहाँ पर जो कार्बन परमाणु होते हैं, ठीक है, ये षटभुजी, राइट, जो हमारे हेक्सोजन जो होते हैं उसमें व्यवस्था में जुड़े होते हैं। इसमें उत्कृष्ट यांत्रिक मजबूती और यहाँ पर विद्युत चालकता और यहाँ पर ऊष्मीय गुण होते हैं, जिनके कारण ये कंपोजिट सामग्री को यहाँ पर उपयोग के लिए अत्यंत आकर्षक बन जाते हैं। पहला बात यहाँ से करेक्ट है। इसका इस्तेमाल दवाइयों को शरीर के अंदर सही जगह तक पहुँचाने में किया जा सकता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें इस तरह के बदला जा सकता है कि वे यहाँ पर जो दवाइयाँ, जीन या अन्य इलाज है उसमें जो जुड़ी चीज़ें हैं उसको शरीर में खास जगह तक यहाँ पर पहुँचा सकते हैं, ठीक है। तीसरा, ये प्रकृति में धात्विक और अर्धचालक दोनों हो सकते हैं। तीसरा क्या होगा, तीसरा भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये अपनी संरचना जो होती है क्रिएलिटी और व्यास के आधार पर ये कार्बन जो नैनो ट्यूब्स होते हैं ये धातु अर्धचालक की तरह व्यवहार कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ पर उनके उपयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तीनों बातें सही है। 77 का आंसर पूछा है, सही क्वेश्चन कितना होगा, 2 से डी करेक्ट आंसर है। 78 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा रेडियोधर्मी उत्सर्जन यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जो नहीं होता है यहाँ से 78 का सी गामा किरणें, ठीक है। गामा किरणें हमारी क्या है, तटस्थ विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनमें कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए क्या है ये विद्युत चुंबकीय तरंग जो क्षेत्र होते हैं उसकी तरफ विक्षेपित नहीं होती हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 78 का आंसर हमारा सी यहाँ से करेक्ट है। 79, उत्तर लेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ये बता दें। ये समानांतर किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करते हैं, राइट। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा, ये सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी जो बोल रहा है ये गलत है, क्योंकि ये सदैव वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाते हैं। यहाँ से हमारा जो स्टेटमेंट इसका सेकंड वाला रहेगा ये गलत हो जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर ये अभिसरित करते हैं और यहाँ पर वास्तविक के आधार पर आभासी बनाते हैं प्रतिबिंब, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। ये वस्तुओं का जो वस्तुओं की आवर्धित कर सकते हैं, क्या लिखा है, पहला सही था दूसरा गलत है। ये वस्तुओं को आवर्धित कर सकते हैं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वस्तुओं को जो आवर्धित यहाँ पर कर सकते हैं ये हमारा सही बात है, ठीक है। उत्तर लेंस हमारी वस्तु को आवर्धित करेगा और समांतर किरणों को एक बिंदु पर अपसरित करता है, और ये सदैव नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है ना। कभी हो सकता है कि यहाँ पर वास्तविक बना सकता है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर आभासी रहता है। तो यहाँ से क्या होगा, आंसर पहला और तीसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। 79 का आंसर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80, अभिकथन 1 और कारण यहाँ पर आर दे रखा है, देखते हैं इसको। ध्वनि की तीव्रता में ध्वनि की तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करती है। पहला क्या होगा, 80 का आंसर जो पहला स्टेटमेंट है ये यहाँ से स्टेटमेंट पहला करेक्ट है। दूसरा, उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि का जो तारत होता है काफ़ी ज़्यादा होता है और ये तीखी प्रतीत होती है ना। यहाँ पर भी ध्वनि की ही बात कर रहा है, जो तुम्हारी ध्वनि की जो आवृत्ति है उसको लेकर, ये भी आवृत्ति की बात कर रहा है दोनों में, तो दोनों व्याख्या कर रहा है और दोनों इसके सही स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो 80 का आंसर जो 80 नंबर है इसका आंसर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से 81 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है। जो रॉकेट होता है ये किस सिद्धांत पर काम करेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का आंसर सी संवेग संरक्षण, सी यहाँ से हमारा इसका 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉकेट हमारा संवेग संरक्षण के आधार पर काम करता है। ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए यहाँ पर एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जो रॉकेट में जब इंजन जो होता है उसमें उच्च वेग से यहाँ पर ईंधन बाहर निकलता है, तो रॉकेट एक समान यहाँ पर और विपरीत बल का यहाँ पर अनुभव करता है, जिसे यहाँ पर आगे बढ़ाता है। ये सिद्धांत हमारा संवेग संरक्षण से संबंधित है। करेक्ट आंसर सी। 82, निम्नलिखित में से किस संबंध में क्यूबिट शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्यूबिट शब्द का प्रयोग किया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का बी, ये क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर, ठीक है।
हमारा जो क्यूबिट है या क्वांटम बिट, ये क्वांटम कंप्यूटिंग में जो हमारी जानकारी है इसको एनकोड करने की यहाँ पर मूल इकाई होती है। इसे पारंपरिक कंप्यूटरों में प्रयुक्त बिट का जो क्वांटम संस्करण इसको कहा जाता है, जो सूचना को बाइनरी 0 से लेकर 1 तक यहाँ पर एनकोड करता है। इसमें 83 नंबर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जी का क्या प्रभाव पड़ता है ना, जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 83 में, इसका प्रभाव पड़ेगा कि ये बढ़ेगा। ठीक है, क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा पे ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी से केंद्र की दूरी का हमें कम होने लगती है और अपकेंद्री बल यहाँ पर कमी के कारण जी का मान बढ़ने लगता है। आंसर 83 का बी। 84, अदिश और सदिश राशियों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। अदिश राशियों के परिमाण होता है, परिमाण तो होता है परंतु दिशा नहीं होती है। पहला हमारा स्टेटमेंट ये बोला है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। वेग और त्वरण सदिश राशियाँ हैं, सेकंड ये भी करेक्ट है हमारा। ठीक है, वेग और जो त्वरण हमारा है सदिश राशियाँ हैं। कार्य और ऊर्जा सदिश राशियाँ हैं, ठीक है, गलत है। कार्य और ऊर्जा हमारी अदिश राशियाँ, इसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती, क्योंकि इनकी गणना परिमाणों जो होती हैं उसके गुणनफल के रूप में की जाती है। जैसे कि कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू दूरी, है ना, बल मतलब फोर्स इंटू दूरी, हमारा यहाँ से हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से आंसर हमारा हो जाएगा इसका, ये तीसरा गलत है। चौथा, अदिश राशियाँ कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती हैं, चौथा हमारा गलत है, क्योंकि अदिश राशियाँ कुछ संदर्भ में ऋणात्मक हो सकती है, तो हमारा गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। 84 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से, 84 का जो आंसर है ये हो जाएगा 1 और 2 ए। 85, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मुख्यतः प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का यहाँ से, ये करेक्ट आंसर होगा। ये काम करता है आपका फोटोवोल्टिक सेल, है ना, इस पर फोटोवोल्टिक सेल हमारा जो होता है ये अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों के उत्तेजित करने और प्रकाश की जो धारा है उसको उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का उपयोग करता है। ये यहाँ से 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 है अभिकथन ए और कारण आर। निर्वात में सभी वस्तुएं अपने द्रव्यमान के निरपेक्ष समांतर से गिरती है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा इसका सही हो जाएगा, पहली बात यहाँ पर सही बोला है। जहाँ कोई वायु प्रतिरोध नहीं होता है तो गिरती हुई वस्तुओं पर कार्य करने वाला एकमात्र बल गुरुत्वाकर्षण होता है ना। चंद्रमा पर पंख और हथौड़ा जैसे गिरते हैं पर प्रसिद्ध प्रयोगों को पता चलता है कि यहाँ पर वस्तुएं द्रव्यमान के निक्षेप से समान दर पर गिरेंगी। तो यहाँ से पहला यहाँ से जो हमारा बोला है अभिकथन ये करेक्ट हो जाएगा, राइट। दूसरा, गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी की सतह के पास गुरुत्वाकर्षण के कारण जो हमारा त्वरण होता है गुरुत्वीय त्वरण जी, उसका मान लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ये केवल पृथ्वी के समान द्रव्यमान के कारण यहाँ पर जो केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है, न कि गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, दोनों करेक्ट है। तो आंसर हमारा एक की व्याख्या भी कर रहा है, एक ही। 86 का ए। 87, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 87 में सुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट है। सुचालकों से होकर विद्युत धारा सुगमता से प्रभावित होती है। सेकंड बात भी करेक्ट है। किसी सुचालक का प्रतिरोध उसके तापमान के निरपेक्ष स्थिर रहता है। तीसरा क्या होगा, तीसरा आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एक चालक का प्रतिरोध तापमान के अनुसार स्थिर नहीं रहता। अधिकांश जो चालक होते हैं जैसे तांबा, जो जैसे धातुओं के होते हैं, उसके लिए प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ साथ बढ़ता रहता है, क्योंकि यहाँ पर उच्च तापमान के कारण जो होते हैं लैटिस के कंपन की जिससे क्या बढ़ जाते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, जिससे प्रतिरोध तापमान गुणांक जो होता है ये समझा जा सकता है उसके द्वारा। तो यहाँ से क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका गलत होगा। चौथा, तांबा एक सुचालक है। चौथा हमारा सही है, क्योंकि तांबा एक प्रसिद्ध चालक है और इसकी अपनी उच्च विद्युत चालकता के कारण विद्युत अनुप्रयोग से यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। आंसर हमारा 1 2 4, ठीक है। 87 का हमारा हो जाएगा 1 2 4 सी। अच्छा, पूछा क्या इसमें 87 में, पहला सही था, ठीक है, दूसरा भी सही है और चौथा भी हमारा सही है। पूछा है कौन सा सही उत्तर है, तो 1 2 4 होना चाहिए यहाँ पर ना, 1 2 4 नहीं। लेकिन देखो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है यहाँ पर 3 आ रहा है आंसर 3 आ रहा है, मतलब जैसे का इसलिए 3 आ रहा है क्योंकि यहाँ पर पूछा होगा गलत कौन सा है, तो हमारा सिर्फ 3 है ना। अपने अकॉर्डिंग समझ लो, अगर गलत पूछता तो 3 है, अगर सही पूछेगा तो 1 2 4 यहाँ से हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। ये कभी कभी जो हमारा स्टेटमेंट होता है थोड़ा सा मिस्टेक दे देता है, तो थोड़ा ध्यान से करना है। 88 नंबर देखते हैं। दर्पण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने की कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बना सकता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा इससे करेक्ट है। उत्तल दर्पण वास्तविक और आवर्धिक प्रतिबिंब बनाता है। सेकंड बात क्या, सेकंड गलत है, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, चाहे वह वस्तु की स्थिति कुछ भी हो, यह वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाता है। समतल दर्पण पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है,
तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारा आंसर इसका करेक्ट है, क्योंकि समतल दर्पण ऐसे प्रतिबिंब बनाते हैं जो पार्श्व उल्टे बाएं से दाएं है ना, या उल्टे आभासी तथा वस्तु के समान आकार के होते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। चौथा, अवतल दर्पण का फोकस बिंदु दर्पण के पीछे स्थित होता है। चौथा हमारा गलत है, क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस बिंदु दर्पण के सामने होता है, जहां परावर्तन के बाद समानांतर किरणें अपसरित होती हैं। तो ये गलत हो जाएगा। आंसर कौन सा सही है, एक तो पहला और एक तीसरा, 1 और 3 यहाँ से 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3 ए नंबर में। क्वेश्चन नंबर 89, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। यहाँ पे उपकरण दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ पर कार्य दे रखे हैं इसको, राइट। तो मैच करते हैं, देखते हैं इसको। देखो यहाँ पे पहला बोल रहा है इसमें ट्रांसफार्मर, राइट। ट्रांसफार्मर जो हमारा है यहाँ से हो जाएगा आपका, ये वोल्टेज रूपांतरण करेगा। क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाने घटाने का काम करता है, एक तरह से वोल्टेज को हमारा रूपांतरण करेगा। ठीक है, सीआरओ कैथोड रे जो हमारे होते हैं, ऑसिलोस्कोप, ये क्या होता है, ये यहाँ पर देखो जो मैच करेंगे ये आ जाएगा हमारा प्रत्यावर्ती तरंगों का दृश्यांकन करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। रेक्टिफायर डायोड आधारित यहाँ पर रेक्टिफायर, ये सी नंबर, ये क्या करेगा, ये करेगा आपका प्रत्यावर्ती धारा को दिक्ष धारा में, एसी को डीसी में चेंज करेगा। ठीक है, याद रखना है। और जो बचा कौन सा, इंडक्शन मोटर, एसी मोटर, ये क्या करेगा, ये हमारा आपूर्ति द्वारा उच्च चुंबकीय क्षेत्र होते हैं उसके घूर्णन के सिद्धांत पर काम करेगा। तो यहाँ से ये इसका करेक्ट हो जाएगा। आंसर इस टाइप से हो जाएगा 89 का सी। 90 नंबर, अभिकथन ए कारण आर, देखते हैं यहाँ से। सूर्य की ऊष्मा विकिरण के माध्यम से पृथ्वी पर पहुंचती है। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है, एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की ऊष्मा विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगों जैसे कि अवरक्त और दृश्य प्रकाश के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचती है, क्योंकि चालन या संवहन के लिए अंतरिक्ष में कोई माध्यम नहीं होता है। पहला सही हो गया। दूसरा जो कारण है, विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो विकिरण होती है उसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण शामिल होता है और इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जो बताता है कि सूर्य की ऊष्मा हर तरह से पृथ्वी तक पहुंच रही है। तो दोनों बातें क्या करेक्ट है, आंसर हमारा हो जाएगा इसका ए स्टेटमेंट सही है। 91, इनमें से कौन सा असंपर्क बल है, असंपर्क बल इनमें से कौन सा है 91 नंबर क्वेश्चन में, ये बताना है, राइट। तो आंसर हमारा हो जाएगा 91 का यहाँ से चुंबकीय बल असंपर्क बल होता है। ठीक है, क्या होगा, ये देखो जो हमारा चुंबकीय बल होता है ये एक हमारा असंपर्क बल होता है, जो बिना भौतिक संपर्क के वस्तुओं के बीच मौजूद हो सकता है, राइट, जिससे वस्तुओं के सीधे संपर्क के बिना गति करने की अनुमति मिल जाती है। पहली बात ये। दूसरी बात इसी में याद रखना है आपको कि जो संपर्क बल वे बल होते हैं जो केवल तभी कार्य करते हैं जब दो वस्तुएं भौतिक संपर्क में आती हैं, जैसे घर्षण। तो आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 92, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एसआई का मात्रक क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का बी, ये टेस्ला। ठीक है, आगे देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। टेस्ला जो हमारा है इसका चुंबकीय शक्ति का मात्रक एसआई मात्रक होता है, मतलब टेस्ला जो होता है चुंबकीय शक्ति का एसआई मात्रक है और बेवर चुंबकीय प्रवाह का मात्रक होता है। तो ये भी बात दोनों याद रखनी है। 93 नंबर, धातु परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये देखना है। विद्युत धारा एक चालक से विद्युत आवेश के प्रवाह की दर होती है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा इसका करेक्ट है, क्योंकि विद्युत धारा को आवेश जो होता है विद्युत के उसके प्रवाह की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो समानता धातु के चालक में इलेक्ट्रॉन द्वारा वहन की जाती है। पहली बात सही है। किसी धात्विक चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के साथ बढ़ता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि किसी चालक का प्रतिरोध आर इस सूत्र के निर्धारित होता है, जिसमें कि आर बराबर जो हमारा PL है, PL अपन ए, जहाँ P हमारा प्रतिरोधकता हो जाएगा। ठीक है, L चालक की लंबाई और ए यहाँ पर चालक का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो क्षेत्रफल, तो यहाँ पर उसके अनुपात में बढ़ाता है इसको। तो सेकंड बात हमारी जो रहेगी ये भी करेक्ट है। किसी धातु में विद्युत धारा प्रोटॉन की गति द्वारा प्रवाहित होता है। तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो धातु होती है उनकी विद्युत धारा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की गति को प्रभावित होती है, न कि प्रोटॉनों द्वारा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, प्रोटॉन यहाँ पर नहीं होगा इसमें। तीसरा, ओमिक चालकों में प्रतिरोध के बीच विभवांतर उसमें विद्युत धारा के लिए समानुपाती होता है। चौथा क्या होगा, चौथा हमारा करेक्ट है, क्योंकि ओमिक जो चालक होते हैं उनके लिए ओम का नियम जो हमारा V बराबर IR, ठीक है, बताता है कि V धारा I हमारा जो V हमारा विभवांतर I धारा उसके समानुपात होता है तथा R प्रतिरोध के अनुपातिक स्थिरांक के बराबर। तो यहाँ से चौथा भी सही है। आंसर 2, 4 और 1, 1, 2, 4 यहाँ से करेक्ट है। 93 का हो जाएगा आंसर आपका सी। 94, अभिकथन ए और कारण आर। पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अंतरिक्ष यात्री भारहीनता महसूस करते हैं। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। अंतरिक्ष में कोई गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है।
सेकंड क्या होगा आर वाला? सेकंड वाला हमारा गलत है, क्योंकि स्पेस में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। दरअसल गुरुत्वाकर्षण ही अंतरिक्ष यात्री और उसके जो अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के चारों ओर जो कक्षा में रहता है वो अंतरिक्ष यात्री भारहीनता को ही महसूस करते हैं, क्योंकि वे पृथ्वी की ओर लगातार स्वतंत्र रूप से गिर रहे होते हैं, जिससे भारहीनता का एहसास महसूस होता है और न कि गुरुत्वाकर्षण ना है इसलिए। तो ये गलत हो जाएगा। आंसर सिर्फ एक करेक्ट है विकथन वाला। तो 94 का आंसर सी आंसर करेक्ट है, ए सही है, आर गलत है। 95 भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति की आवृत्ति क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का बी, ये है 50 हर्ट्ज। ठीक है, कितना है? 50 हर्ट्ज, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 इनमें से कौन समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 का जो वर्णन करता है ये आभासी सीधा समान आकार का। ठीक है, तो बी 96 का करेक्ट आंसर है। 97 समुद्री खमीर मुख्यतः ऊष्मा स्थानांतरण के किस प्रकार के कारण उत्पन्न होता है? जो हमारा समुद्री खमीर है मुख्यतः ऊष्मा स्थानांतरण के किस प्रकार के कारण उत्पन्न होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का यहाँ से आपका ये होता है संवहन के द्वारा। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करने वाला एक आवेशित कण अनुभव करता है क्या? देखो, एक आवेशित कण है ये अनुभव करता है अधिकतम बल। ठीक है, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उसे अधिकतम बल का अनुभव होता है। बल की गणना इस सूत्र के अनुसार यहाँ पर रोकी जा सकती है, जैसे कि हमारा बल F बराबर क्या हो जाएगा? आवेश, ठीक है, इंटू गति इंटू चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, ऐसा पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो आंसर हमारा हो जाएगा 98 का सी, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 99 बायो हैकिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखते हैं इसको। पहला, ये केवल प्रयोगशाला में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों को जीनोम बनाने के लिए तक सीमित है। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा इसका गलत है। दूसरा, इसका उपयोग जीवित प्राणियों गुण या क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो बायो हैकिंग है इसका अर्थ होता है मानव शरीर की जो जैविक हमारी प्रणाली है इसको इस प्रकार संशोधित और उन्नत करना है जिससे जीवन के अनुभव को बेहतर या लंबा बना सके, और प्रक्रिया धीरे धीरे यहाँ पर इसमें होने वाली जो सुधार है उस पर आधारित होनी चाहिए, जो मानसिक जो स्पष्टता है और वजन नियंत्रण है जैसे यहाँ पर क्षेत्रों में लाभकारी हो सके। तो आंसर हमारा क्या है? बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 100 नंबर देखते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन। पहला यहाँ से बोला है भौतिक घटनाएं, यहाँ पे बोला है न्यूटन संबंधी यहाँ पर जो अवधारणा है वो न्यूटन के नियम और यहाँ पर संबंधित अवधारणा है। ठीक है, मैच करते हैं, देखते हैं इसको। यहाँ से देखो मैच करेंगे तो हाँ, पहला यहाँ पर बोला रॉकेट प्रणोदन। ठीक है, रॉकेट प्रणोदन जो हमारा होता है ये न्यूटन का तीसरा नियम है। कौन सा है? न्यूटन का तीसरा नियम किधर आ रहा है? पहले में मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये पहले में मैच कर रहा है। दूसरा, गाड़ी से जोर से ढकेलने का त्वरण में वृद्धि, ये क्या होगा? ये न्यूटन का दूसरा नियम आता है। कौन सा? दूसरा नियम हो जाएगा। सिक्का तब तक स्थिर रहता है जब तक उस पर कोई बल न लगे, ये क्या कहता है? ये कहता है हमारा न्यूटन का पहला नियम है ना, F बराबर ma। तो कहाँ पर हो जाएगा? ये। और गेंद के साइड से क्रिक मारने पर दिशा में परिवर्तन होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं असंतुलित बल के कारण यहाँ पर गति में परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा इसका दूसरा। इस टाइप से आंसर 100 का हो जाएगा यहाँ से डी नंबर। ये आगे देखते हैं क्वेश्चन 101 नंबर। यहाँ से 101 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी माध्यम में ध्वनि के संचरण को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? कौन करता है? तो आंसर होगा हमारे यहाँ से, देखो ध्वनि की जो हमारा कंपन करने वाली जो वस्तु हैं उसके द्वारा उत्पन्न होती है, उनके माध्यम के कण संतुलित स्थिति के आसपास यहाँ पर कंपन करते हैं, लेकिन स्वयं आगे की ओर यहाँ पर यात्रा नहीं करते। ठीक है, पहली पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट इसका है कि यहाँ पर इसके बजाय क्या है? विक्षोभ जो होते हैं तरंग, ये कण के दूसरे के उनके स्थानांतरित होता है, जबकि आंतरिक कण की विशेषता होती है। तीसरी बात, विकल्प यहाँ पर जो तीसरा है ये सही ढंग से दर्शाता है कि यहाँ पर ध्वनि जो है विक्षोभ के रूप में यात्रा करती है और ना कि कणों के आगे गति को लेकर। ये तीसरा स्टेटमेंट हमारा से इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के गुणों का सही ढंग से वर्णन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सही ढंग से वर्णन करता है ये आवृत्ति प्रति इकाई समय में एक बिंदु से गुजरने वाले जो संपीड़ित या विरल है उनकी संख्या, यह हमें ध्वनि तरंग के गुण को बताती है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। राइट, आवृत्ति को एक बिंदु से किसी प्रति इकाई समय में गुजरने वाले जो संपीड़ित होते हैं उसकी संख्या के रूप में परिभाषित करता है। इसे n द्वारा पर दिखाया जाता है। इसका मात्रक SI मात्रक हर्ट्ज होता है। 103, किसी बड़े हॉल ऑडिटोरियम में प्रतिध्वनि के बारे में सही कथन यहाँ पर क्या हो सकता है? देखो, किसी हॉल के बारे में जो हमारा प्रतिध्वनि के बारे में सही बात होगी, प्रतिध्वनि जो होता है वह ध्वनि है जो किसी मॉल या
सभागार में दीवारों पर सतहों पर बार यहाँ पर जो परावर्तन के कारण बनी रहती है, पहली बात। दूसरी बात, यद्यपि इस ध्वनि को समय समय पर बनाए रखता है कि यहाँ पर जो अत्यधिक प्रतिध्वनि है वो अवांछनीय होती है, क्योंकि यहाँ पर ध्वनि की स्पष्टता को कम कर देती है ये, सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इसे ध्वनि अवशोषित करने वाली जो सामग्री होती है, जैसे संपीड़ित हमारे फाइबर बोर्ड, खुदरी प्लास्टर, पर्दे के यहाँ पर जो विशेष रूप से डिजाइन, इसमें यहाँ पर बैठने की व्यवस्था द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ से जो आंसर हमारा होगा 103 का ये हो जाएगा। प्रतिध्वनि बार बार परिवर्तन कारण होती है और यहाँ पर अवशोषक जो पदार्थ होते हैं उसके लिए कम यहाँ पर किया जा सकता है इससे, ठीक है। तो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा 103 का। 104, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अल्ट्रासाउंड गुणों पर सही वर्णन कर रहा है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड के जो गुण होते हैं सही बात यहाँ से क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 104 का। ये अल्ट्रासाउंड तरंगें उच्च आवृत्ति वाली तरंगें होती हैं जो धातुओं के दोषों को पता लगाने और चिकित्सा छवियों को बनाने में सक्षम होती हैं, ठीक है। 105 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रणोद दाब के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 105 का सी। ये करता है दाब के प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले जो प्रणोद के रूप में परिभाषित किया जाता है, और यदि प्रणोद स्थिर हो तो यह सतह क्षेत्रफल के साथ व्युत्क्रमानुपाती रूप से बदलता है, ठीक है। सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 106, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कम क्यों होता है, ठीक है। क्यों कम होता है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा जो है उसका द्रव्यमान कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप गुरुत्वाकर्षण आकर्षण कमजोर होता है। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ पर कम गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिसके कारण समान वस्तु का वजन भी कम होता है, ठीक है। क्वेश्चन 107, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण या अनुप्रयोग आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 107 का। ये हो जाएगा आपका रक्तचाप का मापना। ये क्या होगा, ये अनुप्रयोग आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है ना। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत बोलता क्या है कि जब कोई वस्तु किसी तरल में डूबी जाती है तो उस पर एक उत्प्लवन बल होता है जो विस्थापित जो तरल भार के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट आपका ये वाला गलत हो जाएगा, बी नंबर। 108, गुरुत्वाकर्षण स्थिति जो हमारे सिद्ध ऊर्जा होती है, गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा होती है, उसके संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सही होगा। गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा तब बढ़ती है जब किसी वस्तु को ऊंचाई पर उठाया जाता है, क्योंकि उस वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ उठाने के लिए किए गए कार्य को परिभाषित रूप से किया जाता है। तो इससे पहला स्टेटमेंट जो रहेगा 108 का ये करेक्ट है। दूसरा, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा U बराबर mgh होता है ना, mgh। तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाने के लिए अब किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण गति सहायता करता है। सेकंड हमारा गलत है, क्योंकि किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल विरुद्ध ऊर्ध्वाधर दिशा में उठाने के लिए वास्तव में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ बोला ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर हमारा 1A सही हो जाएगा। 109, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊर्जा संरक्षण नियम का सही वर्णन करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 109 का। यहाँ से देखो, ऊर्जा को एक रूप में दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। ए हमारा यहाँ से इसका सही आंसर है। दूसरा, किसी वस्तु में मुक्त रूप से गिरने के दौरान यदि वायु में प्रतिरोध को नजरअंदाज कर दिया जाए तो इसकी कुल आंतरिक ऊर्जा समान होती है। ये भी बात हमारी यहाँ से क्या है, करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी ऊंचाई कम होने पर कम हो जाती है, गलत है, कम नहीं होती है। चौथा, अधिक ऊंचाई पर स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में केवल स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है और गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। चौथा स्टेटमेंट पर हमारा ऐसे क्या हो जाएगा, करेक्ट है यहाँ से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब कोई वस्तु अपने ऊंचे बिंदु से होती है तो गिरने से पहले वो क्षण भर में के लिए यहाँ पर रुक जाती है, ठीक है। उस समय उसका वेग 0 हो जाता है, लेकिन उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है शून्य होती है और सारी उस जो गुरुत्वीय ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा, वो यहाँ पर संग्रहित होती रहती है। तो बाकी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 सही है, 2 सही है और 1 सही है, 1 2 4, आंसर ए करेक्ट है। क्वेश्चन 110, कार्ड सेल थेरेपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि किसके उपचार के यहाँ पर किया जाता है इसका, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये किया जाता है कैंसर के उपचार में, डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 111, निम्नलिखित में से कौन सी जीन संपादन तकनीकी है, 111 का आंसर हो जाएगा डी, CRISPR-Cas9। ये हमारे जीन जो है तकनीकी है, ये हो जाएगी राइट। और टॉलिन क्या है, ये भी हमारा है, करेक्ट है, ठीक है। टॉलिन हमारा होता है इस प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रयोगात्मक रूप से रोग के जो मूल हमारे मौजूद अनुवांशिक हैं त्रुटि उसको ठीक करने के लिए। जिंक फिंगर जो न्यूक्लियस होता है, ये भी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। और चौथा,
मतलब पहला वाला स्टेटमेंट मेगोफिलियसिस, ये भी आपका करेक्ट। तो चारों बातें यहाँ से हमारी करेक्ट हैं। आंसर 111 का डी। 112, किसी धातु की छड़ें को गर्म करने पर उसकी लंबाई में क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर हो जाएगा 112 का सी, बढ़ती है वो लंबाई के साथ यहाँ पर जो गर्म करेंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। 113, वास्तविक जीवन का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संवेग संरक्षण सिद्धांत को सही ढंग से बताता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 113 का यहाँ से, ये बर्फ पर एक दूसरे को धक्का देते हुए दो जो हमारे स्केटर्स होते हैं, ये हमारा संवेग संरक्षण सिद्धांत को सही ढंग से बताएगा। सी यहाँ से करेक्ट आंसर 113 का। 114, लोलक की गति के दौरान यांत्रिक ऊर्जा किन दो रूपों के बीच परिवर्तित होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 114 का सी, गतिज और स्थितिज। सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 115, दो धन आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला बल की प्रकृति को क्या होती है ना? ये बल की प्रकृति प्रतिकर्षक होती है। बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, किसी संगीत वाद्य यंत्र की ध्वनि गुणवत्ता ताल मुख्य निर्भर करती किस पर? ये निर्भर करती है यंत्र के आकार और उसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री पर। ठीक है, 116 का सी करेक्ट आंसर है। 117, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम यह बताता है कि किसी पृथक प्रणाली को की एंट्रोपी समय के साथ हमेशा बढ़ती है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ से, आंसर हो जाएगा 117 का सी स्टेटमेंट, दूसरा नियम। यहाँ जो हमारा दूसरा नियम है, दूसरा नियम ये ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम कहता है कि यहाँ पर ऊष्मा जो हमारी प्रणाली होती है, एंट्रोपी जो अव्यवस्था होती है या अनियमितता होती है, समय के साथ यहाँ पर हमेशा बढ़ती है और ये आदर्श स्थिति के समान बनी रहती है ना? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो प्रकृति है उसकी जो प्रक्रिया होती है वो समान से अधिक व्यवस्थित या अनियमित तरह से अवस्था में बढ़ सकती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 117 का सी। 118, 118 है अभिकथन ए और कारण आर। ठीक है, जब किसी वस्तु की गति प्रकाश की गति के आसपास होती है तो उस वस्तु के लिए समय धीमा चलता हुआ प्रतीत होता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा इसका जो कारण बोला है ये अभिकथन करेक्ट है। दूसरा है कारण आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार टाइम डिलेशन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर उच्च गति अंतरिक्ष समय के साथ संरचना को विकृत कर देता है। ये भी स्टेटमेंट हमारा इसका करेक्ट है। दोनों बातें सही है। आंसर हमारा इसका हो जाएगा ई, मतलब ए कारण और आर यहाँ पर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ज़्यादातर के क्वेश्चन के आंसर यही आ रहे हैं, ए आर दोनों व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में नहीं मानना है। अगर ये क्वेश्चन आएगा सब सोचो कि मैंने यही लगाया था तो यही आंसर होगा, नहीं, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जिन्होंने ऐसे बनाए हैं तो ऐसा समझ सकते हो ये। ठीक है, इसको पेपर की तरह बिल्कुल नहीं समझना कि यहाँ पेपर जो आप दे रहे हो उससे में से आंसर यहाँ हो सकते हैं, नहीं, स्टेटमेंट सबके अलग अलग हो सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, 119 नंबर, प्रकाश की गति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखो, पहला, प्रकाश की गति में निर्वात में सर्वाधिक होती है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा बात यहाँ से, हवा से कांच में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति धीमी हो जाती है, ये भी बात करेक्ट है। जितना माध्यम से घन होगा उतना प्रकाश की गति तेज होती है। तीसरा क्या हो गया, तीसरा स्टेटमेंट जो हमारा आंसर रहेगा ये गलत हो जाएगा यहाँ से, राइट। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा क्योंकि जो हमारा सघन माध्यम में प्रकाश तीव्र गति से नहीं बल्कि धीमी गति से चलता है, इस वजह से हमारा तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत था। चौथा, अपवर्तनांक उस समय उस माध्यम में प्रकाश की गति का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो अपवर्तनांक होता है उस माध्यम में प्रकाश की गति का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 1, 2, 4 ए यहाँ से आंसर है। 120, हाल ही में समाचारों में रहा बार स्टार और बार्नेज जीन किससे संबंधित हैं? ये संबंधित हैं जीएम सरसों से। सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 121 नंबर, तेज रफ्तार से आती हुई क्रिकेट की गेंद को पकड़ने के लिए फील्डर अपने हाथ को पीछे खींच लेता है। ये क्रिया निम्नलिखित में से किस में मदद करेगी? मतलब इनमें चारों स्टेटमेंट बता रहा है कौन से में मदद करेगी ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 121 का यहाँ से, हाथों द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल को कम करने में, है ना। ये यहाँ से करेगा। जब हमारे क्षेत्र रक्षक तेज गति से आती हुई गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ पीछे खींचता है तो वह गेंद के संवेग परिवर्तन के जो समय होता है उसको बढ़ा देता है और न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया जिसको बोलते हैं उसको व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी यहाँ से 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 देखते हैं। 122 यहाँ से,
प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो हमारे प्रेरकत्व होते हैं और संधारित्र होते हैं, इसके कारण धारा प्रवाह के विरोध को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको 22 को कहते हैं प्रतिघात। ठीक है। 23 घर्षण रहित सतह पर रेत की बोरी को एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में फेंकने पर उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा उसी गाड़ी पर दोनों गाड़ियां विपरीत दिशा में गति करने लगेंगी। ठीक है। 124 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के प्रथम नियम के प्रत्यक्ष परिणाम और अनुप्रयोग हैं इसके? ठीक है। तो 124 का जो आंसर होगा इसका देखते हैं। पहला, गतिशील वस्तु तब तक गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। एकदम सही है। यहाँ पर बताते हैं कि जब तक आप कोई बाह्य बल नहीं लगाओगे तब तक वो गतिशील नहीं रहेगी, और लगाओगे तो आप बल में मतलब काम करती रहेगी। ये बात आपकी करेक्ट है। दूसरी बात, विशालकाय वस्तु का जड़त्व अधिक होता है। ये भी करेक्ट है, क्योंकि हमारे बड़ी या विशालकाय वस्तु होगी इसका जड़त्व तो काफ़ी अधिक होगा। ठीक है। तीसरी बात, बल त्वरण के समानुपाती होता है। बल होता है त्वरण के समानुपाती होता है। ये स्टेटमेंट हमारा ऐसे इसका गलत हो जाएगा। बल त्वरण के समानुपाती नहीं होगा, यहाँ से गलत है। ठीक है। ये न्यूटन का तीसरा नियम जो बल त्वरण के समानुपाती होता है, ये न्यूटन के दूसरे नियम F बराबर m का परिमाण है, ना कि यहाँ पर नियम का, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। सुरक्षा बेल्ट जड़त्व का कारण होने वाली जो चोट है उससे बचाता है, ये भी आपका करेक्ट है। तो 1, 2, 4 यहाँ से आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 25, बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? संतुलित बल को वस्तुओं का आकार बदल सकते हैं। जो हमारे संतुलित बल होते हैं वस्तुओं के आकार को बदल सकते हैं। क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ से बोल रहे हैं बल की आवश्यकता केवल गति को रोकने के लिए होती है और उसे शुरू करने के लिए नहीं। ठीक है। सेकंड क्या होगा? सेकंड यहाँ से स्टेटमेंट जो रहेगा ये गलत है, क्योंकि गति को शुरू करने और रोकने दोनों के लिए यहाँ पर बल की आवश्यकता होती है न्यूटन की गति के पहले नियम के अनुसार। ठीक है। शुद्ध बाय असंतुलित बाय जो हमारा बल है वो परिणामस्वरूप त्वरण उत्पन्न होता है इससे। तीसरा क्या होगा? तीसरा भी सही है। आंसर 13 सही है। 125 का आंसर सी यहाँ से करेक्ट है। 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन ए कारण आर, जब कोई पिंड तब तक अपनी विरामावस्था में एक समान गति में रहता है जब तक उस पर कोई असंतुलित बाह्य बल न लगाया जाए। मैंने ऊपर बताया आपको, है ना। पहली बात हमारी यहाँ से क्या हो जाएगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है। दूसरा, जमीन पर विरामावस्था में स्थित किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा संदर्भ बिंदु में उसकी जमीन पर सापेक्ष शून्य हो जाती है। ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है ना। लेकिन यहाँ पर देखो व्याख्या नहीं करा, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा था ऊपर F बराबर m है ना, कि यहाँ पर आप मतलब बल जितना धक्का दोगे तो ही काम करेगा, वरना नहीं करेगा। यहाँ पर बात कर रहा है विरामावस्था में कोई पिंड है और यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा पॉइंट ले रहा है। बात देखो चेंज कर दी दोनों, लेकिन बात ये पहले वाली सही थी, बात ये भी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करा ऊपर वाले की। यहाँ पर कुछ और बोल रहा है, यहाँ पर कुछ और बोल रहा है, तो आंसर हमारा बी यहाँ से करेक्ट है, इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। 27 भौतिकी शब्द परिभाषा के मात्रा किसमें दे रखा है? कैसे करना है देखते हैं इसको। संवेग, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है P बराबर mv, है ना। तो पहला क्या होगा? पहले यहाँ से जो हमारा जो मैच हो जाएगा यहाँ से इसका ये हो जाएगा, ये कार्य क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल इंटू दूरी F बराबर W बराबर F इंटू टी, है ना। बल इंटू दूरी सही मैच कर रहा है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं न्यूटन बल का मात्रक है, सही मात्रक सही है। चौथा, बल का बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान हमारा क्या होता है? m इंटू जो त्वरण होता है ए होता है। ठीक है। m F बराबर m है। इस टाइप से आंसर हमारा जो हो जाएगा 127 का सी। यहाँ से 128 है अभिकथन ए कारण आर, चलती बस के अचानक रुक जाने के कारण यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं। ठीक है। तो जड़त्व किसी पिंड जो होते हैं उसकी अपनी गति को अवस्था को परिवर्तन का विरोध करने की प्रकृति होती है। जब बस अचानक रुकती है तो यात्री जो निचला शरीर है आराम की स्थिति में आ जाता है और यहाँ पर ऊपरी शरीर यहाँ पर जड़त्व की जो आगे की ओर वहाँ पर गति करता है। तो यहाँ से पहला सही हो जाएगा। जड़त्व के कारण यात्री शरीर का ऊपरी हिस्सा आगे की ओर गति लेता है, ये भी हमारा करेक्ट है। दोनों बातें एकदम सही बता रहा है। आंसर हो जाएगा ए, सही व्याख्या कर रहा है। 29 अभिकथन ए कारण आर, तापमान में वृद्धि के साथ चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। पहला क्या होगा स्टेटमेंट? पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे इसका सही है। दूसरा, गर्म करने पर धातु के में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट हमारा ऐसे इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी बोला है कि गर्म करने पर धातु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर बढ़ जाएगी, तो यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। ठीक है। तो आंसर ओनली 1 करेक्ट है, दूसरा गलत होगा, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 29 हो गया। 30 नंबर देखते हैं। 30 यहाँ से वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की यहाँ पर विशेषताएं देखते हैं इसको। 30 नंबर को पहला है 2f फोकस दूरी का दुगुना होना। ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका इसका एक का हो जाएगा। दूसरा, वास्तविक या उल्टा और समान
आकार में, ठीक है। तो यहाँ से पहला वाला इसका ये मैच हो गया। दूसरी बात देखते हैं, एफ टू एफ के बीच, यहाँ पर एफ टू एफ के बीच क्या होगा, एफ और टू एफ के बीच जो होगी यहाँ से ये हो जाएगी आपकी वास्तविक और उल्टा आवर्धित। एफ फोकस पर क्या होगा, एफ फोकस पर यहाँ से हो जाएगा आपका पॉइंट जो है तीसरा वाला, ये हो जाएगा प्रतिबिंब पर अनंत पर। और प्रकाश केंद्र और उस एफ के बीच ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका आपासी और सीधा अपवर्तित। तो इस टाइप से आंसर हमारा हो जाएगा 130 का सी। 131, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी द्रव की श्यानता को बढ़ाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 131 का डी, प्रबल अंतर आणविक बल। ये क्या होगा, ये किसी द्रव की श्यानता को बढ़ाएगा। 32, अभिकथन ए, कारण आर, लॉन्ग रेंज वाइड जो एरिया नेटवर्क है इसको अनियमित जो हमारी संचार आवश्यकताएं होती हैं उसके उपकरण को बहुत बड़ी संख्या को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। लॉन्ग रेंज के हमारा वाइड एरिया नेटवर्क अंतिम उपकरणों के केंद्रीकृत गेटवे को जोड़ने के लिए स्टार्स टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, टोपोलॉजी को यूज करते हैं। दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर 132 का ए। 133, आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर जो है जिसमें परिमाण और सभी संदर्भ में स्थिर बना रहता है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 133 में ये बना रहता है स्थिर प्रकाश की गति, ठीक है। आइंस्टीन की सापेक्षता सिद्धांत है उसमें अनुसार सभी जड़ोत्तीय संदर्भ में फ्रेम में स्रोत जो पर्यवेक्षक की गति होती है उसके निरपेक्ष निर्वात में प्रकाश की गति हमेशा स्थिर होती है, लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 134 है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम गति को प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी के रूप में गणितीय रूप में परिभाषित किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 134 के यहाँ से ये गैलीलियो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। 135, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने का अनुमानित कोणीय वेग कितना होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 135 का ए, 7.27 × 10⁻⁵ ये RED/सेकेंड, ठीक है। 136 देखते हैं, 136 यहाँ से सूची 1 और सूची 2 को मैच करना मिशन संबंधित देश, ठीक है। मैच करते हैं 36 को, देखते हैं यहाँ से। पहला बोला है अपोलो 11 ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। दूसरा बोला चंद्रयान 3 भारत, ठीक है। लूना 2 आपका हो जाएगा रूस सोवियत संघ, राइट। उसके बाद यहाँ से आपका हो जाएगा डी का चांग 4 चीन। आंसर हमारा यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर है 36 का। 37, नैनो प्रौद्योगिकी में नैनो स्केल आमतौर पर किस आकार की सीमा को दर्शाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दर्शाता है 1 × 10⁻⁹ से लेकर 1 से लेकर × 10⁻⁷ मीटर तक। ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 138, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश सबसे धीमी गति में चलता है। करेक्ट आंसर होगा 138 का, यहाँ से चलता है कांच में, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की गति घटती जाती है क्योंकि जिस माध्यम से गुजरता है उसका घनत्व बढ़ जाता है, इसलिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की गति उतनी धीमी होती है, ठीक है। तो कांच का अपवर्तनांक कितना होता है 1.5, हवा में पानी से धीमा, ठीक है। तो यहाँ से कांच करेक्ट आंसर हो जाएगा। 139, निम्नलिखित में से कौन घूर्णी गति का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। करेक्ट आंसर 139 का हो जाएगा यहाँ से ये अपनी धुरी का घूमता हुआ पंख, बी यहाँ से 139 का आंसर हो जाएगा। 140, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संसूचन के फोटोइलेक्ट्रिक उपकरणों के समान अनुप्रयोग है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 140 का यहाँ से सी फोटोडायोड लाइट सेंसर, ठीक है। 141 देखते हैं, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर बताना कौन सा सही है, ठीक है। पहली बात यहाँ से देखते हैं, पहली बात बोला है घर्षण संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का सदैव विरोध करता है, एकदम करेक्ट है। दूसरी बात, स्थिर घर्षण समानतः गतिज घर्षण से अधिक होता है, यह भी बात सही है। तीसरी बात, स्नेहक का उपयोग करके घर्षण को समाप्त किया जा सकता है, गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि तेल या ग्रीस जैसे जो संकेत हैं उसके बीच पतली परत बनाकर घर्षण को कम कर सकते हैं, लेकिन सीधा संपर्क में कम होने पर जो हमारा घर्षण गुणांक है वो कम होता है, हालांकि घर्षण पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाएगा। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, चौथा भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। आंसर 1 to 4 करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से 1 to 4 141 का सी। 142, निम्नलिखित में से कौन सा 3D प्रिंटिंग तकनीकी के लाभ हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3D प्रिंटिंग के जो लाभ हैं यहाँ से ये हो जाएंगे, एक तो आपका सामग्री की बर्बादी में कमी है ना, ये हमारा 3D प्रिंटिंग के लाभ हो जाएंगे। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हो जाएगा जटिल जो हमारी ज्यामितीय संरचना है उसकी अतिरिक्त उपकरण के बिना किया जा सकता है।
स्टेबल फोटो टाइपिंग जो होता है ये कस्टमाइजेशन ये हमारा 3D प्रिंटिंग के लाभ में नहीं आएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 103 का करेक्ट है, तो 142 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा जो 3D प्रिंटिंग एक एडिटिव जो मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया है, जिसका अर्थ होता है कि ये वस्तु को बनाने के लिए केवल उतना ही सामग्री का उपयोग करता है जितना पर उसकी ज़रूरत होती है। इस वजह से इसमें सामग्री की बर्बादी बहुत ही कम होती है, जो पारंपरिक कटाई छटाई वाली जो होती है उसकी विधियों की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूलन और कुशल है, ठीक है। 143 नंबर देखते हैं। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के बारे में लिखित विचार करने कौन सा सही होगा, ठीक है। ये एक नेटवर्क पर साझा किए जाने वाले एक सुरक्षित और केंद्रीकृत डिजिटल बही खाता होता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, राइट, क्योंकि यहाँ पर एक ब्लॉकचेन पर जो हमारा होता है ये विकेंद्रीकरण सुरक्षित पारदर्शी डिजिटल बही खाता प्रणाली है जो कई कंप्यूटर के लेनदेन को रिकॉर्ड रखती है और क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके यहाँ पर डेटा को सुनिश्चित करती है, ठीक है। यहाँ से ये स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। दूसरा, ये डेटा पारदर्शिता और अपरिवर्तनीयता को सुनिश्चित करता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा सही है। तीसरा, इसका उपयोग आपूर्ति श्रृंखला और डिजिटल पहचान की प्रणाली में किया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या सही है, 2 और 3, तो 143 का आंसर बी सही हो जाएगा। 144, निम्नलिखित में से कौन सा रैंसमवेयर के उपयोग यहाँ पर परिभाषित करता है। हमारा रैंसमवेयर को उपयुक्त रूप में कौन परिभाषित करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 144 का सी। मेलवेयर जो उपयोग करता हूँ कि डेटा को लॉक कर या एनक्रिप्ट करता है और जो रिलीज करने के लिए भुगतान की मांग करता है, ठीक है। सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोलता है कि यहाँ पर आपको लॉक कर दिएगा, इतना रुपये आप पे करोगे तो ही आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 145, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस का सबसे अच्छा वर्णन करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे अच्छा वर्णन करता है ये। कई सिस्टम एक साथ किसी सर्वर में अत्यधिक ट्रैफिक भेजते हैं जो सेवा में बाधा उत्पन्न होती है। ये हमारा क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल सर्विस ऑफ DDoS हमले का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। 146, CRT कार्ट सेट, मतलब कार्ट या सेट है, CRT इनके संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं 46 को। पहला स्टेटमेंट यहाँ से है, इसमें बोला है 46 में, यह भारत के साइबर सुरक्षा घटना में प्रतिक्रिया देने हेतु राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। पहला स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत यहाँ पर काम करता है। सेकंड भी करेक्ट है। तीसरा, यह भारत में साइबर कानूनों को लागू करने वाला और साइबर अपराध का मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी है। तीसरा क्या होगा, तीसरा गलत है, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा इसका ओनली 1 2 करेक्ट है, तो सही उत्तर चुनेंगे तो 146 का ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 147, लार्ज लैंग्वेज जो मॉडल होता है उसके बारे में, ये एक मशीन लर्निंग मॉडल है जो मानव भाषा के टेक्स्ट को समझने के सक्षम बनाता है। पहला क्या होगा, 147 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, इसे मशीन लर्निंग विशेष रूप से न्यूरल नेटवर्क और आर्किटेक्चर के माध्यम से विकसित किया जाता है। सेकंड बात भी कही है, सही है। इसका उपयोग मुख्यतः संख्यात्मक डेटा विश्लेषण के लिए किया जाता है और ये समान भाषा में टेक्स्ट को संशोधित नहीं करता है, ठीक है, संसाधित नहीं करता है। तीसरा गलत है, क्योंकि जो हमारा LLM है, मतलब लार्ज हमारा लैंग्वेज मॉडल है, ये खास तौर पर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया, ना कि संख्यात्मक डेटा विश्लेषण की जो संख्या है, जुड़े विशेषण आमतौर पर उसके लिए, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। 147 का आंसर बी। 148, निम्नलिखित में से विचार करना है, विद्युत रासायनिक उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं ईंधन सेल कहलाता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ इसका करेक्ट है। ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग करके यहाँ पर उत्पन्न करता है। इसमें केवल ऊष्मा और जल उत्पाद उत्सर्जित होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें 148 की करेक्ट है। आंसर हमारे यहाँ हो जाएगा सी, है ना, करेक्ट है। यहाँ से ग्रीन हाइड्रोजन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो आपको याद रखना है इसके बारे में। क्वेश्चन 49, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जिगबी मुख्यतः किससे संबंधित है। जिगबी संबंधित है ये मेश नेटवर्क होम को ऑटोमेशन प्रोटोकॉल से, ठीक है। जिगबी हमारा एक कम बिजली खपत वाली तकनीक जो मेश नेटवर्क पर जो काम करता है और इसका उपयोग आमतौर पर होम ऑटोमेशन जो सिस्टम है उसमें किया जाता है। जैसे कि हमारा स्मार्ट लाइट्स है ना, और इसमें एक डिवाइस होती है जो दूसरे डिवाइस के बीच यहाँ पर मौजूद काम करती है, इसमें संपर्क स्थापित करती है। 150 ये यहाँ से करेक्ट था 49 का। 150 नंबर लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें बोला कौन सम्मिलित नहीं पूछ रहा है 50 में। जो हमारा नहीं सम्मिलित है ये आइसोहेलाइन हिमपात, ठीक है। आइसोहेलाइन होता है वे रेखाएं होती है जो समान ऊंचाई पर जो उन्नयन होती है उसके बिंदु को जोड़ती है, जिनका उपयोग अक्सर स्थलाकृति मानचित्र में किया जाता है। तो यहाँ से हिमपात नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। आंसर 150 का सी यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। तो इस टाइप से देखो जो टेस्ट नंबर यहाँ पर
मेंटरशिप का टेस्ट नंबर जो हमारे पर साइंस का दूसरा था, ठीक है। वैसे तो टेस्ट नंबर कौन सा था ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन साइंस के हिसाब से दूसरा टेस्ट है। साइंस के साथ जो तीसरा टेस्ट होगा वो भी मैं जल्दी लेकर आना हूँ। साइंस के कम से कम 4 से 5 पेपर पूरे कराएंगे, है ना। कोई भी क्वेश्चन साइंस का नहीं छूटना चाहिए। तो जितने पेपर करा रहे हैं वो सब मेंटरशिप के ही टेस्ट हैं साइंस के, वो आपको यहाँ से कवर कर सकते हो, राइट। और अभी जो 14 का जो पार्ट बचा हुआ वो भी मैं जल्दी कराने वाला हूँ, ठीक है। तो एंड करते हैं इसको। कोई डाउट है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी आंसर राइटिंग भी आज मैं कराने वाला हूँ, टेस्ट नंबर 15, ठीक है। आंसर राइटिंग भी आज यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो अपना, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।